लव मैरिज या अरेंज मैरिज? भगा के लाए हैं। हमने 4 बजे इनको बोला कि हम शादी करेंगे आपसे। सोची समझी स्ट्रैटेजी थी या एक रैंडम के सब बना रहे हैं तो मैं भी बनाता हूँ? 2 से ढाई घंटे मैं लाइव स्टार्ट करता था, तकरीबन 25, 30, 45 गाने में गाता था। सब हैं हमारे साथ। मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, इस नफरत के दौर में हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं उन सब की यूनिटी के लिए अगर कोई गाना आप डेडिकेट करना चाहें। आपको डिफ्रेंशिएट करता है, आपके बीच में डिफरेंसेस लाता है, वो मजहब नहीं हो सकता। Well, namaskar, adab, and a very warm welcome to all my lovely viewers. This is your favorite show, Talk with Rahul, the RJ show, powered by Brandon Brady's Foundation. और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन स्पेशल मेहमान हैं। तो सबसे पहले तो हम वेलकम करेंगे उनका। जब वो गाते हैं तो उनकी आवाज लोगों के दिलों तक सीधा कनेक्ट करती है। उनकी आवाज में एक रूहानी जादू है, उनके अंदाज में एक इबादत है। सो प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मलिक साहब जी का, हमारे भाई। और साथ में हैं हमारे नन्हे सुपरस्टार मजहर जी और उनके बेटर हाफ सियानी जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टॉक विद राहुल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, हम बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ना भाभी जी थी ना ये थे तब से हम साथ हैं। तब से हम साथ हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको शो में देख करके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसी चल रही है लाइफ, कैसा जा रहा है सब कुछ? लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, मजे में है एकदम। ये देखिए, ये हमारा प्रोडक्ट है और इसने लाइफ में 4 चांद लगा दिया हमारी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि हम पहले से जानकारी रखते हैं, तो और मुझे खुशी है कि हम इनके बाद भी जानकारी रखते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह रखते रहेंगे। तो लाइफ ओवरऑल बहुत अच्छी चल रही है। एक ये जिंदगी का नया फेज शुरू हुआ है हमारा, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। क्या बात है, माशाल्लाह। बिल्कुल आपका परिवार हर बुरी नजर से दूर रहे सबसे पहले तो। आमीन। और बस यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में मतलब कुछ लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। मतलब उनसे शायद आपकी रोज बात हो ना हो, रोज वो आपसे कांटेक्ट में रहे ना रहे, लेकिन जब भी आप उनको मिलते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब आती है जी। तो सेम वो आपके साथ है, जब भी मिलते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब आती है। मिलना हालांकि कम होता है, लेकिन जब भी मिलते हैं तो बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है। मुझे लगता है कि जब हम कम मिलते हैं ना तो पॉजिटिव वाइब ही आती है, कह सकते हैं। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ये कि आप जितना मिलेंगे उतनी नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, पॉजिटिविटी खत्म होने लगेगी। उचित दूरी बहुत जरूरी है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि मतलब दूरियों दिलों में फासला नहीं होना चाहिए, बीच में एक फासला बहुत जरूरी है, और ये बिल्कुल खुले तौर पे बोलनी चाहिए। इसीलिए हमें अच्छा लगता है मिलके। कह सकते हैं जी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज कैसा रहा? आपको क्या लगता है? मुझे तो लव मैरिज लग रही है। भगा के लाए हैं। सच में? हमारा अरेंज और लव सब है। बेसिकली हुआ क्या है, मतलब मुझे लगता है कि लव मैरिज और अरेंज से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आपकी शादी कब हुई, किस तरह हुई, कैसे हुई। ये बहुत जरूरी है। अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी शादी का एक बहुत बड़ा मामला रहा है। एक्चुअली हमारी शादी नहीं हो रही थी, आप भी जानते हैं कि हमारे छोटे भाई की शादी हो रही थी। किसी कारणवश हमारा जो रिश्ता था, पहले हमारा रिश्ता इनसे हुआ, फिर वो कुछ टूट ही गया। फिर 1 साल कहीं और हमारा रिश्ता रहा। तो हमारे क्या कहते छोटे भाई थे, उनकी लव मैरिज थी, हमारी लव मैरिज नहीं थी और ना हमारा कभी इरादा था। हमारा यही था कि हम अरेंज मैरिज करेंगे। जबकि मैं ऑन कैमरा रहने वाला आदमी हूँ। मेरे घर मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरे मोहल्ले वाले सब मेरे से उम्मीद करते थे कि मेरी लव मैरिज ही होगी, लेकिन ऐसा मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं था। और लास्ट में ऐसा हुआ कि छोटे भाई का हमारा लव मैरिज था, तो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, इनसे रिश्ता खत्म हुआ, कहीं और हुआ, तो वो भी 1 साल में खत्म हुआ किसी कारणवश। और फिर उसके बाद मैंने इरादा कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, और अब तो करूंगा ही नहीं, लगभग कुछ महीने तो बिल्कुल नहीं। फिर बस, लेकिन वही कहा मैंने कि अल्लाह ताला जो सोचते हैं समझते हैं, परमात्मा का जो है वो होके रहेगा। लास्ट में कहीं जाके, और मेरे बहुत सारे चेंजेस आए मेरे अंदर इस बीच कि ये जो दौर था पूरा कि हमें शादी अब करनी कैसे है। हमारा भी दिमाग, क्योंकि अब वो जो शादी हो रही थी हम उससे हट गए,
अब उसके अलावा क्या क्या करना है, किस तरह करना है, वो जहन में आने लगा। तो लास्ट में जाके मुझे लगता है कि अक्टूबर 27 में 30 में हमारा जो रिसेप्शन था, ताबिश का, छोटे भाई का हमारा रिसेप्शन था, और 26 तारीख में अक्टूबर में हमने इनसे बात करी। इनका किसी तरह कनेक्शन हुआ हमारे से, और हमने 4 बजे इनको बोला कि हम शादी करेंगे आपसे, और इनका इरादा था हमारे से करने का उस टाइम पे। ये कह सकते हैं एक तरफा प्यार इनका था। तो 26 को हमने कहा कि हम शादी करेंगे, लेकिन कल सुबह सिर्फ 2 4 5 लोग होंगे हमारे, और हमें कुछ लेना देना नहीं है, कोई दावत शावत कुछ नहीं। तो खैर ये मान गए, और ऐसे ही हुई शादी? ऐसे ही हुई भाई। शाम को मैं 5 बजे बात करता हूँ, 4 बजे इनसे, इन्होंने अपने घर पे, मैंने कहा इजाजत लीजिए आप, इन्होंने इजाजत ली, और सुबह में जाके निकाह करा इनसे 11 बजे। सुनिए, और इनको इनके घर छोड़ दिया कि अब एक काम करिएगा, 30 को हमारे भाई का वलीमा है, रिसेप्शन है, और आपका, हमने इनके लिए, हमारी अम्मी ने जो लहंगा होता है, जोड़ा होता है वलीमे के लिए या निकाह के लिए, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, तो वो जोड़ा ले लिया था अगले दिन, मतलब कि 28 में, और 29 तारीख में मेरे भाई की बारात थी। तो 23 तारीख को डायरेक्ट हमारा वलीमा हुआ, ये सीधी वलीमे में आई। तो जैसे बारात के बाद आप लड़की को लेके आते हैं, ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। हमारी विदाई बाद में, इनकी विदाई बाद में हुई थी। वलीमे वाले रोज, रिसेप्शन वाले रोज। तो कह सकते हैं कि सिर्फ 2-3 दिन में हमारी शादी हुई है, और हमें फायदा ये हुआ कि हमारे भाई की शादी में जितने भी गेस्ट आ रहे थे, वही गेस्ट हमारे लिए होंगे। तो सेम, हमारा कार्ड नहीं छपा था, कार्ड उसी का था। हम खड़े, कुछ लोग तो हम, जैन भाई थे हमारे, जैन भाई को नहीं पता, वो मेरे घर आ गए शादी में। मैं उनको कह रहा हूँ देखो हाथ में मेरे भी मेहंदी लग गई। वो कह रहे आपकी भी हो रही है? मैंने कहा हाँ भाई साहब मेरी भी हो रही है। तो इस तरीके से मेरी शादी हुई है। मतलब एक मेरे लिए एक मूवी वाला सीन था। ये खर्चा बचाने की स्ट्रैटेजी थी आपकी या? कहा तो मुझे बहुत गया है, इनको बहुत कहा गया है इनके तरफ से, इनके लोगों ने, मतलब होते हैं रिलेटिव्स कहते हैं खर्चा बचा रहे थे, लेकिन मुझे और उसे पता है कि ये मैंने कुछ नहीं चाहा था, ये हुआ था, ये हो गया, ये हुआ है। और जब वो करता है तो उसके सामने आप कुछ नहीं कर सकते। ये मेरा बहुत बड़ा मानना है। अब अभी आप शादी करना चाहती थी, प्रॉपर आपके मन में था कि इन्हीं से करना है या? जी। आपकी मुलाकात किसी रिलेटिव के यहाँ हुई या बस एक रिश्ता? जैसे आपके घरों में अरेंज मैरिज होती है, हाँ, मुझे लगता है कि 2022 में, हाँ 21 में एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इनका रिश्ता हमारे लिए भेजा गया था कि ऐसे ऐसे, और भाई तो वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है उनको। वो कह रहा रुको बेटा बार लेट मी टॉक। वैसे हमारे नन्हे सुपरस्टार तो थोड़ा ब्रेक पे गए हैं, लेकिन हम कंटिन्यू करते हैं। उनके लिए ब्रेक जरूरी है क्योंकि वो आज के बॉस हैं और उनकी बात माननी पड़ेगी हमें। बिल्कुल। जी, तो अब हम बात करते हैं आपके प्रोफेशनल करियर के तरफ थोड़ा जाते हैं। जब आप टिकटॉक पे आए तो वो कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी थी या एक रैंडम के सब बना रहे हैं तो मैं भी बनाता हूँ? दरअसल मैं राहुल भाई टिकटॉक पे ही नहीं आया था, उससे पहले भी अगर मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा, 2016-15 से हम काम कर रहे हैं। ओके। पहले फेसबुक ही था, वन एंड ओनली। तो फेसबुक पे एक ऑप्शन आया था उस टाइम पे लाइव का, और लाइव हमने स्टार्ट किया। वो स्ट्रेटेजी थी कि अगर हम लाइव अब चले गए, जैसे हमें लाइव जो शोज हैं वो बड़े पसंद हैं। मतलब मैं जो एक प्रोफेशनल एक वो रहती है ना, कंपोजिशन बनाना, उसको रिकॉर्ड करना, पूरा मशीन से निकाल देना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, टू बी वेरी फ्रैंक। और जब मैं बीच में खड़ा होकर कभी बेसुरा होता हूँ, कभी सुरों में होता हूँ, कभी नाचता हूँ, कभी नचाता हूँ, तो वो जो लाइव वाला एक मज़ा है ना, उसका बड़ा मज़ा आता है। और वही चीज़ मुझे मिली फेसबुक पे लाइव की शक्ल में। लाइव का जो ऑप्शन आया तो लाइव में हमने उस टाइम पे मेरे फादर साहब ने मुझे मेरे लिए एक कुछ ना फिलिप्स के टावर्स आते हैं ना, जैसे वो म्यूजिक कैराओके ये वो, तो वो लगा के मैंने घर पे गाना शुरू किया ऐसे ही। अब गा रहे थे तो मज़ा आ रहा था, पापा भी साथ में गाते थे। जब वो लाइव ऑप्शन देखा तो उस पर एक दिन ऐसे ही बैठ गए और देखा कि यार हमारे 6-7 जो दोस्त यार अपने ही थे वो देखने लगे। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे बैठा हुआ हमें देख रहा है, क्योंकि वो नई चीज़ थी बिल्कुल। आज नहीं समझेंगे उसे कुछ, हमारे लिए बड़ी नई चीज़ थी कि यार हमने एक माइक लिया, म्यूजिक लगाया। तब तो ये भी बड़ी चीज़ थी कि कैराओके आपको इजीली वहाँ पे मिल जाते हैं यूट्यूब पे।
तो उस टाइम मिलते नहीं थे, लेकिन मैंने जब ढूंढा और पता लगा रहे ये तो सब कुछ है यहाँ पे, तो हमने गाया। और जब सामने जैसे आप हैं, आप सुन रहे हो, अरे यार दानिश क्या गा रहा है, तो मैंने कहा भाई कोई सुन रहा है, और एक आर्टिस्ट को यही चाहिए। बिल्कुल। और इससे मतलब नहीं है कि वो 100 हैं या वो 2 हैं, वो एक था मेरे लिए, वो उतना भी बहुत बढ़िया था। फिर अगले दिन और मेहनत करी, तब वो 2, 1 से 2 हुए, फिर तीसरे दिन। इस तरह करते करते मैंने अपनी ज़िंदगी का तकरीबन 1.5 साल, आप यकीन कीजिएगा, और मुझे नहीं पता था कि ये मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, ये स्ट्रेटेजी थी कि लाइव आएंगे, अब गाएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं, क्योंकि वो मैं बड़े शौक से करता था। मैं डेली फैक्ट्री से आता था शाम को, मेरे दोस्त यार सब खत्म 1.5 साल के लिए, 2 से ढाई घंटे मैं लाइव स्टार्ट करता था। तकरीबन 25, 30, 45 गाने मैं गाता था। मतलब मुझे रोज, जैसे आप शोज में जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ एक सिंगर आया, उसने गाना गाया, मुझे रोज वो आनंद घर पे मिल रहा था। अरे वाह। खुद को पहले सुकून मिल रहा था, फिर दूसरे लोग, और वो जो 1 से 2, 2 से 20, 20 से 200, इस तरह जाके मैं वहाँ पे तकरीबन 30-40 मिलियन लोगों से जुड़ा। फेसबुक पे 2018 तक इतना हो चुका था। ये मैं आपको व्यूज बता रहा हूँ अपनी वीडियोस के। तो कुछ गाने इतने चले, जैसे एक वो गाना है आपका याराना मूवी का, भोले ओ भोले, वो गाना मैंने जब गाया, वो पहला गाना था जो मेरा वायरल हुआ था। उस टाइम तो वायरल पता भी नहीं था क्या होता है, लेकिन बस ये दिखता था अरे यार इतने व्यूज हो रहे हैं, इतने व्यूज हो रहे हैं। तो वो मुझे लगता है 40 या 35 मिलियन गया था। जब वो हुआ तो उसके बाद और हौसला बढ़ा कि यार बिहार में कोई बैठा हुआ गया में हमें सुन रहा है, वो कह रहा है अरे भाई साहब वाला गाना चला दो। फिर ये हुआ कि उनकी फरमाइशों पे मैं गाने लगा, माइक लेके लाइव, और बहुत दूर दूर से लोग जब जुड़ते थे तो वो इंस्पिरेशनल होने लगा अंदर से, मतलब हौसला और आने लगा कि यार अब और करो और करो। करते करते इस तरह फिर मतलब वो अच्छा खासा चलने लगा, इतना चलने लगा कि मैं आपको बताऊं, मैं भोपाल और क्या कहते हैं, भोपाल से हम इधर लखनऊ नहीं आया था मैं, लेकिन भोपाल की तरफ, दिल्ली की तरफ अपने इस तरह 1-2 शोज होने लगे। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि स्टेज तब तक मिलता नहीं था, या तो ये कह लो कोई हमें देता नहीं था, या ये कह लो हम तैयार भी नहीं थे। और फिर जब ऐसे दिल्ली में, भोपाल में किया, बड़ा अच्छा लगा, लोग बुलाने लगे, ये है वो है। उसके बाद फिर टिकटॉक आया। तो टिकटॉक की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, और टिकटॉक हमारे लिए कोई स्ट्रेटेजिक नहीं था। वो बस वो सिर्फ ये था कि अरे टिकटॉक आपने बताया, हाँ टिकटॉक है, ठीक है। एक दिन कुछ नहीं किया, ऐसे सेल्फी, उस टाइम आईफोन लिया नहीं, आईफोन था भी नहीं तब, सैमसंग का ही फोन था हमारे पास। तो ऐसे लेके हमने बना के डाला, एक गाना आया था, और मुझे लगता है वो दूसरी या तीसरी वीडियो थी हमारी। तो वो गाना था आपका कि काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं, शायद आपने भी सुना हो। वो उसमें था कि इतना ना याद आया करो, वो पंजाबी सॉन्ग था, और मैंने उसको, वो मुझे बड़ा पसंद था। और गुनगुना के बताइए ऐसे, मतलब मुझे लगता है आपके फैंस को वो याद आना चाहिए पूरी तरीके से। हाँ, वो गाना कुछ इस तरह था कि इतना ना याद आया करो सो ना सके, इतना ना याद आया करो सो ना सके, आंखों को तेरे ख्वाब भुलाए नहीं जाते, काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं, काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं, आखिरी बोली तुम लगाओ तेरे नाम हो जाऊं, काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं। हाय हाय हाय। मैं माफी चाहूंगा तो। अरे और ये गाना था, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। और जब लोगों ने इतनी तारीफ करी, और राहुल भाई, मतलब ये मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब बोलते थे कि भाई ये तो बाद में पता लगा किसी और ने गाया था, आपने तो इसको बाद में गाया, वरना लोगों को लगता था कि हमारा ही ओरिजिनल सॉन्ग है। मैंने कहा नहीं भैया, हम इतने बड़े आदमी नहीं है, हमने गा दिया था बस। आपके बहुत सारे वीडियोस, इवन स्टिल बहुत सारे वीडियोस आपके आवाज के, एक आपको याद होगा खाटू श्याम जी का दरबार है, वो दरवाजा पर्दा हटता है, और मैंने उसमें आपको मेंशन किया कि मलिक भाई यहाँ भी आपकी आवाज, और वो इतना प्यारा शॉट, मैं शायद वो गाना भूल रहा हूँ कौन सा था, लेकिन वो इतना खूबसूरत, इतना मर्ज कर रहा था। पिछले साल वो गाना मैंने गाया था, इतना कनेक्ट कर रहा था वो गाना, इतना खूबसूरत, वो पर्दा खुलता है मंदिर का और आपकी आवाज, एंड आई वाज लाइक, मैं वो रील देख करके कुछ कर रहा था ना, आई वाज लाइक मैं रुक गया, मैंने कहा यार भाई की आवाज है, एक अलग खुशी होती है ना। और वो देखिए ना, बहुत सारे लोग, आजकल का जो दौर चल रहा है, धर्म को ये है वो है ऐसा है, और मुझे आपकी बहुत एक जो स्पेशल चीज लगती है, और शायद ही मेरे अंदर भी है, मैं बहुत प्रेफर करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि
हमारे पैटर्न्स अलग अलग हैं, लेकिन यूनिवर्सल पावर जो है वो बस एक ही के हाथ में है, पर नाम हम अलग अलग लेते हैं, आप अलग में अलग। तो आपकी बहुत अच्छी आदत है, आपने शिव तांडव मुझे लगता है कि आपको पूरा याद है, और आपने सुनाया, आप गाते हैं किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो ये जो चीजें, जहां पर वो दौर चल रहा है कि लोग लड़ रहे हैं आपस में, हेट कर रहे हैं, वहां पर कोई एक ऐसा इंसान है जो मोहब्बत की उम्मीद जगा रहा है कि हाँ यार हम एक हैं। क्योंकि क्या होता है, सपोज जैसे हमें कोई मिला, हिंदू कोई मिला, और उसने बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में आने लगता है, आएगा। मन बहुत बेकार विचलित हो जाता है, तुरंत आता है यार अच्छा ये लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर जब हम एक ऐसी आवाज सुनते हैं ना जो गा रही है वहां से कि, और उसको कोई फर्क नहीं है कि यार हमें कोई क्या बोलेगा, कोई क्या सोचेगा, वो गा रहे हैं, तो फिर वो कनेक्ट करता है, वो मोहब्बत आ जाती है। नहीं यार ऐसा नहीं हो, सब कुछ हो सकते हैं हमारे साइड से भी, आपके साइड से भी, पर सब ऐसे नहीं होते हैं कि इतनी लो मेंटालिटी रखें, इतना वो करे। तो जब मैं आपके ये गाने सुनता हूँ बड़ा खुश होता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नफरत के बीच कोई मोहब्बत का दिया लेके घूमे ना तो मजा आती है यार। अब आप आइए, अब बताइए हमें। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लोगों को मैंने करीब से भी देखा है जी। जैसे मुझे ना मस्जिद जाने में प्रॉब्लम है, ना मुझे मंदिर जाने में प्रॉब्लम है, ना मुझे कहीं जाने में, मैं बहुत आराम से जाता हूँ। मुझे लगता है इबादत की जगह है, प्योरिटी की जगह है, आप जाइए, सर झुकाइए और वापस आ जाइए। वैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जिनको एतराज है कि मैं मंदिर में नहीं जा सकता, मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं नाम नहीं ले सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा सा सोच मेरे हिसाब से तो मुझे गलत लगती है कि आपको बहुत ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और आप जब गाते हैं तो मुझे लगता है आप यूनिटी का एक मैसेज भी देते हैं, तो आप एक बहुत नेक काम भी कर रहे हैं अपने सिंगिंग के साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत लोगों को कनेक्ट करता है। जैसे कोई एग्जांपल मुझसे मांगे अभी, तो मैं उसको आपका एग्जांपल दे सकता हूँ। कह रहे भाई मलिक भाई हैं, वो भी मुस्लिम, आप उनके गाने सुनिए, वो सब गाते हैं, सब गाते हैं। अच्छा लगता है उनके साथ मुझे काम करके। और ये बड़ी पॉजिटिविटी जो है आती है, ये बड़ी अच्छी चीज है। मतलब बहुत जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपसे होता है, इंस्पायर होता हूँ, वो इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि आप यूनिटी को बहुत प्रमोट करते हैं। बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं भी यही जानता और मानता हूँ। देखिए, आप कुछ भी सीख के तो कभी नहीं आते, आपको इस दुनिया में जब एक्सपोजर मिलता है तो तभी आपको पता लगता है कि मुझे करना क्या है। अब आपको मैं कभी ये नहीं कहता कि कोई कहे कि यार हमें पता नहीं था, कि हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था, अगर पता होता तो कर लेते। मैं कहता हूँ कि तुझे सब पता था। जब आप चलते हो, आपको दुनिया जहान में सब कुछ पता लगता रहता है, जिस स्टेज पे भी हो, जिस लेवल पे हो, जहाँ जा रहे हो, जहाँ से आ रहे हो, सब पता है आपको। अब मैंने भी कुछ सीखा तो नहीं था, ठीक है, मैं धर्म से तो मुसलमान ही पैदा हुआ हूँ, लेकिन चलते चलते जब मैं शायद उस टाइम पे 22-21 साल का था, जब मेरी ज़िंदगी में एक फेज़ ये आया कि मुझे गाना गाना पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि मेरे पापा गाते थे, अब हमारे अंदर वो कीड़े हैं, तो हमें अच्छा यार ड्रम बज रहा है तो उसके अपना भी कुछ सुर लगाओ। वो गाते गाते सीखा कभी नहीं, मैंने कभी नहीं सीखा। तो वो इतना अंदर मज़ा आने लगा, क्योंकि स्कूल में भी मुझे फर्स्ट, और कहीं फर्स्ट नहीं था मैं, बस इसी में फर्स्ट आता था। और वो भी एक साल में कभी मेरे हाथ में वो माइक दे देते थे, उनकी मजबूरी थी, कोई और सिंगर था नहीं, और मुझे खड़ा कर देते थे कि लो बेटा झुलझुला और आप बजाओ, तो हम गा लेते थे। लेकिन मतलब उस टाइम पे भी बच्चों वाले फेज में मैं गा लेता था और अच्छा गा देता था, ये स्कूल मानता था। तो जब हम यहाँ आए कि ये फेसबुक, ये तो क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीज आपने बोली ना, ये है दिलों में भी है लोगों के, और सोशल मीडिया मैं बहुत खुल के बोलता हूँ, बिल्कुल है, लोगों के दिलों में भी है, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। और वो चीज सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा आती है, जिसके दिल में भी नहीं होगी ना, वो सोशल मीडिया पे अपने आप को फन्ना खा समझ रहा है, ओके मैं भी तो तू वो भी लिखने लग जाता है। ये है भेड़ चाल, बिल्कुल ठीक है। जैसा आप दिख रहे हो वही, कुछ लोग तो उसके पीछे पीछे चल देते हैं, उसको पता भी नहीं है। तो वहां चल खड़े हो गया, हमें ये पता लगा कि ठीक है, हम गाना तो गाते थे, हम ये भी गा सकते हैं। जब हमने वो गाया, और मुझे आज भी शिव तांडव पे किसी की एक बात याद है कि मैंने शिव तांडव, यकीन करिएगा, सिर्फ एक नया करने की चाह थी पहले, और कुछ उस टाइम पे ये चल रहा था, क्योंकि वो कोरोना से पहले की बात थी, 2019 की। उस टाइम पे ये दिल्ली में राइट्स हुए थे, वो आपको पता होगा, ये सब चीजें चल रही थी। तो मुझे उस टाइम वो शिव तांडव इस तरह लगा, मैंने कहा यार इसको पढ़ो, इसको गाओ, क्योंकि ये यूनिक चीज है। ठीक है, मैंने रट्टा मारा, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं कोई बचपन से थोड़े ना पढ़ता आ रहा था। मैंने लिया, पहले लगा भाई साहब तो पढ़ ही नहीं पाएगा, लेकिन जब मैंने देखा, यकीन करिएगा, मैंने 20 या 25 मिनट लगाए। अभी याद नहीं है, अभी अगर 2-1 लाइन सुना दूंगा जरूर, लेकिन वैसे याद नहीं है, क्योंकि रट्टा था जाहिरी तौर पे। तो मैंने जब उसे पढ़ा 20-25 मिनट में, मैंने उसे अपने हिसाब से याद कर लिया। मैंने कहा तो बढ़िया लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और मैंने उसका एक श्लोक, आपका जो पैरा रहता है, वो मैंने जटाटवी गलत जले प्रवाह पावत स्थले, वहां से मैंने उसको गा दिया।
और जब मैंने गाया मुझे भी यकीन नहीं था कि वो क्या करने वाला है। और भाई वो मतलब लेवल था उसका जो वो वायरल हुआ, मेरे एक रात में मुझे लगता है 14 लाख फॉलोवर्स बढ़े थे मेरे, एक रात में बता रहा हूँ आपको। ओह, उस टाइम पे टिकटॉक पे। तो मैंने जब वो गाया और उसमें एक कमेंट आज भी मुझे याद है जो मेरे लिए इंस्पिरेशनल है, मुझे मोटिवेट करता है कि भाई आप मुसलमान हैं और मैं हिंदू हूँ, मैं इसको पढ़ नहीं पाता, देख के भी पढ़ नहीं पाता, हाँ, आपने इसे याद करके गा दिया, मेरे लिए बड़ी बात है। एज ए हिंदू नहीं, वो मतलब वो अपने आप को एज ए हिंदू वहां पे कह रहा था कि मेरे से गाया नहीं जा पढ़ा नहीं जाता, आप गा पाए, बहुत बड़ी बात है। और वो आज भी कमेंट मुझे याद है। फिर उसके बाद हमने गायत्री मंत्र भी गाया, हाँ, फिर हमने हनुमान चालीसा भी गाई। ऐसी बात नहीं कि हमने अपना उधर का कुछ नहीं गाया, वो भी गाया, हमने कव्वाली भी गाई, नात नज्म सब गाया। तो मुझे लगा क्यों उसमें एक ये भी चीज जुड़ने लगी कि यार ये आदमी मतलब मैं शायद दे नहीं रहा था यूनिटी का शुरू में, लेकिन फिर मुझे लगा कि हाँ मेरे से लेना चाह रहे हैं एक पैगाम कि हाँ आप खड़े हो। फिर मैं बिल्कुल उसी लाइन पे खड़ा हो गया। मेरे खुद के कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे खिलाफ थे, जो मुझे बहुत कुछ बोल देते थे। मैं आपको बता दूं कि ये तो मुसलमान ही नहीं है, ये है, ये वो है। ठीक है भाई, आपके कहने और बोलने से मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, जो आपने कहा कि आपके दोस्त यार। इसी तरह तो मैंने अपना हर तरीके से अपना जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मैंने सुनाया, लोगों को अच्छा लगा और मैं करता चला गया उसी हिसाब से आगे चलते आपके सामने बहुत कुछ गाया। फिर मैंने वो तो फिर टिकटॉक के बाद इंस्टा ये वो, और आज आपके साथ जैसे बैठे ही हैं ये सब। इसमें एक चीज छूट गई, आप एक टीवी शो के विनर भी रहे। हाँ, जहाँ आप ही थे, आपसे ताल्लुकात हमारे वहाँ के हैं। मुझे लग रहा है कि हमारी पहली मुलाकात बता देनी चाहिए, टीवी शो से ज्यादा मुझे लगेगा उसकी बात ना करी जाए। हाँ, उसका नाम नहीं लेंगे हम। मैं क्योंकि मैं बहुत खुल के बोलने वाला आदमी हूँ यार। मुझे अच्छा लगेगा कि हम अपनी मुलाकात की बात करें। हाँ, जाहिरी तौर पे हमारी जो मुलाकात है राहुल भाई से कहीं ना कहीं होती है, तो इनसे मेरी हुई थी। ये वहाँ पे होस्ट कर रहे थे उस शो को, और मैं वहाँ पे जैसे तैसे विनर बन गया था, तो सेकंड विनर था भाई, है ना। हाँ। तो वो भी एक बहुत अच्छा, और मैं जानता हूँ शो से क्या मिला नहीं मिला उसे छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ शो से मुझे राहुल भाई मिले, राहुल भाई के साथ लखनऊ मिला, जैन भाई मिले, और आज यहाँ के लखनऊ के सारे लोग मिले। मुझे बहुत खुशी होती है, लखनऊ आके ऐसा लगता है कि मेरा दूसरा घर है। वहाँ फिर भी एक ही घर है, यहाँ बहुत सारे घर लगते हैं। नहीं बिल्कुल, आपका उस शो में भी आपका परफॉर्मेंस और चीजें, उस टाइम तो हमने भी बस शुरू ही किया था, तो भले ही टीवी पे आया है, चीजें आई, लेकिन उस टाइम पे मेरा भी मतलब कुछ साथ बड़े हैं। हाँ, दूसरा तीसरा टीवी प्रोजेक्ट था जी। उस टाइम पे मैं जब कर रहा था। तो कुछ वहां पर कुछ लोग मिले जिनसे बिल्कुल कनेक्शंस नहीं बने, कुछ ऐसे बने जो फिर वहां से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेके मुझे लगता है ताउम्र रहने वाले। मैं मलिक साहब हैं हमारे साथ, मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा इस नफरत के दौर में हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं उन सबकी यूनिटी के लिए अगर कोई गाना आप डेडिकेट करना चाहें, जो भी आपको याद आ रहा हो उस समय, जो भी याद आ रहा हो, या लिरिक्स में। हाँ, तो मैं सुना देता हूँ जो जहन में आया। हाँ। क्योंकि यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ जो जहन में आ रहा है वो बोला जा रहा है। तो ये कुछ लाइनें मुझे हमेशा से बहुत पसंद है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे हमको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे हर मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत यूनिटी की बात जो आपने करी, यही था मेरे पास। परफेक्ट था ये जो भी था, एकदम मैं बताना चाहता हूँ वाकई में, और बहुत खुले अल्फाजों में बोलता हूँ, अभी तो गाने में बोला है कि जो
आप में आपको डिफरेंशिएट करता है, आपके बीच में डिफरेंसेस लाता है, वो मजहब नहीं हो सकता। चलिए अब हम कुछ फन सेशन करेंगे। तो अब आपको जल्दी से चूज करना है और अगर मेरे सवालों के सही जवाब आप देते हैं तो आपको डेफिनेटली एक प्यारा सा गिफ्ट मिलेगा लखनऊ की तरफ से। कुछ सवाल ऐसे जो आपको इमेजिन करने हैं बस, ऐसा अच्छा। हकीकत में होगा नहीं, लेकिन अगर होता तो क्या होता वैसा। ठीक है। अगर आपके पास एक जिन आए, जिनी समझते हैं? हाँ समझते हैं। तो जो चिराग से निकल हाँ चिराग से निकले और पूछे कि कोई 3 विश मांगो तो आप क्या मांगेंगे? 3 विश? मैं यार एकदम से तो कुछ, अच्छा आपको एकदम से चाहिए ना? हाँ एकदम से बताना है। क्या मांगेंगे? सबके मन में होता है ना एक विश लिस्ट, यार ये एक बेटी। एक बेटी, अच्छा ओके ठीक है। मजहर के बाद ओके। अच्छा, अपने माँ बाप की उम्र, अरे वाह। ताकि वो हमारे साथ हमेशा रहें, और इसका साथ, बस ये मेरी छोटी सी ख्वाहिश है। अरे आपके सबसे करीबी दोस्त का नाम? मेरे सबसे करीबी इस वक्त जो हैं वो मेरे 2 हैं, एक नहीं है। एक जोहेब भाई हैं, एक आसिफ खान है। ओके। मलिक साहब का ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग सुना के बता दूं? हाँ बिल्कुल। ऐ खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है, ओहो। ऐ खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है, गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है, गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है। इसे मुखड़े पर खत्म करिए, बहुत लंबा गाना है। अरे क्या बात है, बहुत बहुत ये बहुत हमारा खूबसूरत। फेवरेट है। कोई बॉलीवुड क्रश, कोई हीरोइन जिस अच्छी लगती हो जो? ऐसा मुझे लग रहा है हिमाकत आप करेंगे नहीं? अरे नहीं, अगर बड़ी समझदार है। अच्छा चलिए। ये तो आज भी इजाजत देती है मेरे को। अरे हीरोइन की बात करें तो मुझे सबसे अच्छी, मतलब अब पता नहीं आपको क्या लगेगा, लेकिन आप इसमें वो मत करना, जज मत करना, हुमा कुरैशी अच्छी लगती है। अच्छा हुमा कुरैशी जी? नहीं तो जज करने की क्या, बहुत क्रश तो नहीं कहूंगा, अच्छी बहुत लगती है। टैलेंटेड है, बहुत हाँ। टैलेंटेड है। नहीं, मुझे टैलेंट की वजह से नहीं, मुझे अच्छी लगती आपको है। अच्छी लगती मैं है? खुल के बोलने वाला आदमी हूँ। आपकी जिंदगी की कोई एक लेडी जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? माँ। अब आपको चूज करना है इसमें या उसमें, चाय और कॉफी, चाय। लखनऊ या रुड़की? लखनऊ। हकीकत, मेरा अगर मेरे पास अल्लाह ताला मुझे इतने पैसे दे दे कि मैं लखनऊ आ जाऊं, और सबसे बड़ी चीज, पैसे से बड़ी चीज आज जो है ना मेरे पास, इसे संभालने वाले लोग दे दे मुझे। क्योंकि मैं यहाँ आके ना फिर भी एक तरह से वो घर नहीं होगा, तो इसके साथ मसला हो गया। समझ रहा हूँ। कॉमेडी शोज और एक्शन मूवीज? कॉमेडी। ओके। फेम और रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट। क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन? क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन, ये दोनों ही चाहिए यार। दोनों ही चाहिए। ओके, यू कांट चूज। स्टेज परफॉर्मेंसेस या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? स्टेज। स्टेज इज लव। ओके। मलिक साहब दिल की सुनते हैं या दिमाग की? हमेशा दिल की। हमेशा दिल की। ओके। ये हमारे, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये हमारे दिल के सुनने का ही है। ये आर्टिफिशियल नहीं है, वही है ना। तो आप क्या प्रेफर करेंगे, अपने पार्टनर के साथ बैठ के लंबी बातें करना पहाड़ों पे, या एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना? लॉन्ग ड्राइव। मैं, ये मेरे से बातें करती है, मैं से कहता हूँ चुप हो जा यार। बहुत लंबी लंबी बातें इनकी। डेस्टिनी और हार्ड वर्क? हार्ड वर्क। सक्सेस और पीस? सक्सेस और पीस। एक शब्द जो मलिक साहब को डिफाइन करता है? इंसान। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, मेरी सबसे बड़ी आज के दौर में तो मेरा बच्चा है। इसे देख के यकीन कीजिएगा, मतलब ये मैं सब भूल जाता हूँ इसे देख के। ये भी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस टाइम। ऐसे करता रहे यार, तो मजा आ रहा है। एक ऐसी चीज जिसके बिना आपको लगता है कि मैं जी नहीं सकता? एक तो हमारी माँ है, और दूसरा हमारा बच्चा फिर से। मलिक साहब का कोई ऐसा टैलेंट जो दुनिया नहीं जानती है? दुनिया मेरा टैलेंट नहीं जानती है? ऐसा कोई टैलेंट गाने के अलावा होता है, बहुत से लोग जैसे कुछ डांस अच्छा करते हैं, या कुछ लिखते बहुत अच्छा है, या कुछ कोई एक हिडन टैलेंट जो आपका, जो दुनिया नहीं जानती है और आपके अंदर है वो। कुछ लोग मिमिक्री कर लेते हैं, एक्टिंग या कुछ। हम क्या करते हैं और कुछ यार हमें याद ही नहीं हम क्या करते हैं। नहीं जवाब दे सकते इसका। अब मलिक साहब का हिडन टैलेंट है बच्चा संभालना। हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि लोग नहीं मानते थे, ये भी कह सकते हैं। और मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा ये शायद सही नहीं लगेगा। तो मैंने, मुझे मतलब इसके पास बच्चा ना रहे, मेरे पास रहे, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये पैं पैं करता है ना जब, तब मैं इसे छोड़ देता हूँ। इतना पैं पैं मत किया कर यार। तो चलिए अभी ना एक गेम है हमारा, बोल गोल, ठीक है? जब मैं आपको बोल बोलूंगा तो आपको मलिक साहब के बारे में अच्छा बोलना है,
अच्छा, हाँ, और जब मैं गोल बोलूंगा तो मलिक साहब के बारे में बुरा बुरा बोलना है मतलब अपनी कमियों को बताना है और तुरंत टाइम नहीं लेना। तो शुरू करते हैं। बोल। देखिए, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं अपने बीवी को, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चे के साथ बहुत खुशी खुशी रहता हूँ। गोल। गोल, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। ओके। बोल। मैं मोहब्बत भी बहुत करता हूँ। गोल। गोल, बुरी बात, मैं सिगरेट पीता हूँ ओके। और ज्यादा पीता हूँ। ओह, ठीक है। बोल। गेट बैक टू। बोल, मुझे दूसरे के दर्द से दर्द होता है। अगेन गोल। बुरा क्या है यार मेरे अंदर? बुरा है नहीं यार, अभी आप कुछ बताओ ना, मैं कहाँ से लाऊं? बुरा नहीं आ रहा कुछ कुछ मतलब आप ना अगर कुछ स्पेसिफाई कर देना कि इस फील्ड में बुरा, तो फिर मैं शायद बोल दूं। अपनी ही कुछ हैबिट्स होती है ना, जैसे किसी को देर तक सोना बहुत पसंद है। अच्छा, इस तरह की चीज कुछ चीजें होती है ना, मतलब जो अपनी लगती है कि यार मैं बहुत आलसी हूँ। हाँ, मुझे मेरा खाना, मैं अपने खाने पे ना अब जाके थोड़ा सा दिक्कत में, मुझे लगता है कि वो बुरी चीज़ है कि मैं खाने में बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं हूँ। मैं कुछ भी खाने, मतलब कुछ भी से मतलब फास्ट फूड नहीं खाता हूँ। मैं नॉनवेज लवर हूँ बहुत बड़ा, और जिसमें मैं ये नहीं सोचता हूँ कि तेल है नहीं है, अब सोचने लगा हूँ। पहले नहीं तो ये कमी मुझे लगती है मेरे अंदर। एक टंग ट्विस्टर है, आपको बोलना है, मैं दे रहा हूँ और थोड़ा प्रिपेयर करके बोलना है। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। 5 बार बोलना है। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। सही है अभी तक तो यार। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। भाई 5-6 बार बोल दिया, सही है ना? आप जीत गए बेटे। हम अभी तक के शो में इकलौते गेस्ट हैं जिसने ये पूरा आप हमसे कुछ भी करवाइए, हम तैयार। बिना रुके, मतलब अभी तक के आप कहेंगे इसका डायपर बदल दो, हम बदल देंगे अभी। टैलेंट। हाँ, तो अब थोड़ा भाभी जी के बारे में बात कर लेते हैं। प्लीज प्लीज। एक चीज जो मतलब 2 ऐसी बातें जो आपको उनमें बेस्ट लगती हैं और 2 ऐसी हैबिट जो आपको थोड़ा इरिटेट करती हैं, जैसे कि कोई भी हो सकती है। हाँ, बहुत, ये बहुत बड़ा पूछा। जो अच्छी, चलो अच्छी से शुरू करते हैं। अच्छी बात इसकी ये है कि ये अपने घर के लिए बहुत डेडिकेटेड है, अपने बच्चे के लिए बहुत डेडिकेटेड है। मतलब शायद मैं एकदम समझा भी ना पाऊँ आपको, लंबी हो जाएगी बात। दूसरी अच्छी बात ये है कि ये मेरी हर बात समझती है, मानती नहीं, माननी नहीं चाहिए। मैं कभी नहीं कहता कि आप मान लो किसी की भी बात, ये समझती है। क्योंकि लड़कियों में ना, आप बुरा मत मानना, लड़कियां समझने की ताकत नहीं रखती, लेकिन ये लेके आई है, पता नहीं कहाँ से इसमें आ गई। मैं इस चीज़ के लिए खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को। तो मेरी बातों को सुनती है, कभी कभी होती है, लेकिन उतना चलता है। है ना, एक आता है, टॉलरेंस रखना चाहिए। तो ये मेरी बातों को समझती है, समझ के जी कोई दिक्कत नहीं। अगर सही होंगी, मैंने इसे खुद कहा है कि मेरी खराब है, तो आप मुझे कह सकते हैं, यहाँ पे इतनी इंडिपेंडेंसी है। और बुरी चीज़ इसकी ये है, सबसे पहली, कि इसका ना, मतलब बुरा मत मानना है, अभी तो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। ये ना कभी कभी ना, जब आप कहते हैं ना बहुत नॉर्मल, आप जनरल से बैठे हैं ऐसे, तो ऐसे देखती रहेगी सामने। मेरा थोड़ा सा अलग है मामला। आपको पता है मैं हंसने खेलने वाला आदमी हूँ, मैंने से बहुत बार सीखा है। तो मैंने कहा तेरे मुंह पे यार एक ऐसी चीज रहती है कि सामने वाला मतलब लगेगा कि यार ये गुस्से में है। अच्छा, मैंने कहा तू थोड़ा सा ना एक ऐसा लेके आओ एक्सप्रेशन। कहा है ना मैंने कई बार। अब वो शायद अब ना ला पाए, क्योंकि अब फेज अलग हो गया है और मैं समझता हूँ इस चीज को। लेकिन वो एक मुझे बुरी तो नहीं, लेकिन हाँ, एक वो बात है जब आपने बोला। और एक बुरी चीज इसकी और है, बुरी चीज ये है कि जब बेबी हुआ हमारा, मैं इसके बारे में, और आज कैमरे पे बात बोल रहा हूँ, कि तब तक ये अपने लिए बहुत केयरफुल कि ये खाना है, ये पीना है, ये है, वो है। उसके बाद इसने सारी दवाइयाँ, ये वो जो भी चीजें थी, इसके बाद तो मैंने कहा तुम लिमिटेड टाइम के लिए तुमने किया था और पंक्चुअलिटी भी गायब। हाँ, मतलब अब भी वो है, वो स्किप कर देना चीजों को, तो वो एक लगती है बस। वैसे बुरी है नहीं ना, इसलिए मुझे बतानी पड़ी यार। कोई नहीं, वो तो अब सेम मौका हम भाभी जी को भी देंगे। अच्छा, मेरे में बहुत निकल जाएंगे यार। आपकी 2 सबसे अच्छी बातें बतानी है और 2 जो आपको इरिटेट करती है, यार ये वाली चीज हो जाए। तो 2 अच्छे से शुरू करते हैं। वैसे तो बुराइयां है नहीं।
बहुत अच्छे इंसान है और मुझे समझते भी बहुत अच्छे से हैं, ऐसे कि बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। और बस बुराई का थोड़ा सा इनका ये है, कभी कभी इनको एकदम से अचानक से बहुत तेज एकदम हाइपर से हो जाते हैं। तो मैंने बोला था ना, गुस्सा बुरी चीज है मेरे अंदर। फिर कुछ टाइम बाद वो चीजें समझ भी जाते हैं कि हाँ यार ये मेरे को इनको रियलाइज भी होता है। नहीं चलो जो बोलने तो कह रहा है। टाइम बोल दिया था, ऐसे गुस्सा आ गया था मेरे को कि बोला दिया इन्होंने कि गुस्से में मेरी चीजों को ऐसे माइंड मत किया करता। ओके। और बस यही दो एक चीज जो आपको थोड़ा बहुत इरिटेट करते हैं, गुस्सा, बस। फोन में बिजी रहना जैसा कुछ? नहीं वो तो इनका काम है, अगर बात नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे। ये तो है। अच्छा, आपको सबसे जब कौन सा गाना जब मलिक भाई गाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? आपका फेवरेट सॉन्ग मलिक भाई की आवाज में? ये तो सभी अच्छे लगते हैं, ये कोई भी गाते हैं। अरे क्या बात है, मतलब चीज ही ऐसी है। और क्या, इसलिए मुझे 1 साल जब हमारा रिश्ता टूट गया था ना, 1 साल उसी पे देखा था सोशल मीडिया पे। मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई थी, वो तो last हमारी time कभी बात नहीं हुई थी। कभी फोन पे बात नहीं हमारी। ओह, वो जब लास्ट टाइम ये था कि हाँ शादी कर रही है, तब इनकी एक बार मेरे से बात हुई थी कि कल हम आ रहे हैं, निकाह का ऐसे है या अभी शाम अच्छा, को उससे बात पहले कभी फोन पे बात हुई ही नहीं? नहीं। अब मैंने बताया ना, जब हफ्ते भर इनसे मेरा रिश्ता रहा था, फिर साल भर किसी और से रहा। तो इनसे टूटने के बाद साल भर इनका भी रिश्ता कहीं हुआ था, बता देता हूँ। वो इनका किसी कारण इनका भी खत्म हुआ, कुछ चीजें वहां पे जो भी थी, तो बस इत्तेफाक था। और उस 1 साल के बीच में मेरी कभी बात नहीं हुई इनसे। बस जब ये मेरे को देखने आए थे तब भी ये बात नहीं कर पा रहे थे। जो मेरे इन-लॉज फादर है वो बात कर रहे थे मेरे से, इनको बोल भी रहे थे भाई तू भी कुछ बोल। मैं ठीक है, आपको लग रहा है लड़कियों के सामने हो जाता है। तो आपके रैपिड फायर के लिए जो मैंने कहा था एक लखनऊ की तरफ से गिफ्ट होगा, वो ये है साक्षात रूमी गेट। जी, और इस पे कुछ नीचे मेंशन भी है, तो जरा लव फ्रॉम आरजे राहुल सिंह टू मलिक साहब मजहर सियानी। थैंक यू। और देखिए भाई, हमारे भतीजे पहली बार हमारे शो में आए हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जो अभी उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ले लो भैया सर, ले लो ये आपके लिए। ले हाँ, लाओ जल्दी दो। माल दे दो हमको। हाँ, इसको लेके बैठे रहो थोड़ी देर। अभी आप आराम से खेल सकते हैं। इसको पीछे कर दो। यही तो चाहिए था। देख लो, खोल के देख लो भाई क्या है इसमें, देख लो। ओहो, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। चलो चलो बंद कर दो इसको। आप आराम से भी इसमें अपना पर्सनल खा पी सकते हैं। अपना खिचड़ी रख सकते हैं आराम से। थैंक यू राहुल भाई। अरे मोस्ट वेलकम भाई, ऑलवेज वेलकम। आपकी दी हुई बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, आपने संभाल के रखी है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। टाइम पीस भी है मेरे पास। हाँ, याद है? एक वॉच। हाँ जी। तो अभी मलिक भाई, आपके हिसाब से जिंदगी में सफल होने के लिए ऐसी 3 चीजें जो बहुत जरूरी हर इंसान में होनी चाहिए? ओए सफल होने के लिए ना, वैसे तो मैं भी सफल नहीं हूँ, लेकिन ये कह सकते आप एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते सफल होने के लिए, सफल वाले रास्ते पे चलने के लिए भी बहुत सारे मसले हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज जिसको मैं फॉलो करता हूँ वो है नियत। नियत मतलब कि आप अपने दिल में जो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो नियत का पॉजिटिव होना, नियत सिर्फ नियत जरूरी नहीं है, नियत का भी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। कि आप किसी के प्रति, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते के प्रति, जिस काम को कर रहे हैं उस काम के प्रति आपकी नियत क्या है, तो वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा, हार्ड वर्क। आपके सेशंस में, आपके पॉइंट्स में जो हमने अभी बात करी, अभी उन बातों में मैंने ये जवाब दे दिए हैं बहुत बार। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, सबसे बड़ी चीज़ ये बताऊंगा मैं कि आप ना कभी भी, क्योंकि आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं, आप समझ सकते हैं, और मैंने भी वही किया है, कि आप जिस रास्ते को चुनें बस उसी रास्ते के साथ वफादारी करें, हटे ना। अगर आप उसके साथ वफादार नहीं हुए ना, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो आपको बदला नहीं दे सकता। फिर डेस्टिनी मुझे चाहिए नहीं, लेकिन फिर डेस्टिनी मिलेगी भी नहीं। करेक्ट। तो वफादारी उस हुनर, उस फन या उस काम के साथ, हर चीज़ फन है, हर चीज़ हुनर है, जो भी आप कर रहे हो, तो उसके साथ वफादारी, नियत उस रास्ते पे पॉजिटिव रखनी है आपको, और हार्ड वर्क कि हाँ मुझे करना है और मैं कर रहा हूँ, करता रहूँगा। ये 3 चीज़। मलिक भाई, एक चीज जो आपको लगता है कि आज के जो यूथ है उसके अंदर होना बहुत जरूरी है,
मतलब ऑल्दो इज अ वेरी सीरियस टॉपिक, लेकिन आज का जो यूथ है उसके अंदर एक चीज जो आप महसूस करते हैं कि ये होना चाहिए, जो आप मिस कर रहे हैं कि अब शायद नहीं है? मैं ना यार, मेरी बात थोड़ी सी शायद आपको भी अजीब लग सकती है। मैं कहता हूँ कि जो उनमें है ना वो सफिशिएंट है। ओके। रीजन इज कि आप जब बात कर रहे हो ना, आप किन के बारे में बात कर रहे हो, जिनकी जगह पे आप नहीं हो। ओके। समझ रहे हैं? मैं कैसे कह दूं कि उनके अंदर ये होना चाहिए, वो तो वो जानेंगे। समझ रहे हैं? जब हम आए 90s के बोर्न हैं, तो 90s का दौर कुछ और था। अगर आपको याद हो, हमारे यहाँ पे खड़ोंजा बोलते थे उसको। सड़क पे खड़ी ईंटें लगा के उसको खड़ोंजा बोला जाता था। तो सड़कें कहाँ थी? तारकोल की, सीमेंट की, कहीं सड़कें वड़कें थोड़ी ना थी। लेकिन बच्चे उसमें भी पले हैं, मिट्टी में ये है वो है। किस तरह हम वो कंचे खेलते थे, याद है आपको? गुच्चक बनाते थे एडी से वाला, और उसके बाद नाली वाली में बॉल गिरती थी हमारी, किरमिच की बॉल बोलते थे उसको, जो टेनिस की बॉल होती थी। हम ऐसे उठाते थे, उसको सुखाने का तरीका था, दीवार पे मार के सुखाते थे, निशान दूसरे की दीवार पे लगता था। समझ रहे ना? तो हमें भी नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होगा। और मैं बता रहा हूँ कि एक लाइफ का ना एक फेज आता है 26 to 30, 22 में 24 में आपको नहीं पता लगेगा, और वो खुद पता लगता है। मैं कैसे कह दूं किसी के बारे में? आज के दौर में जो बच्चे हैं, हर बच्चा अपना नसीब, अपना तरीका, अपनी सोच लेके पैदा हुआ है, और वो इस दौर के साथ कदम से कदम मिलाएगा, या कदम से अगर नहीं मिलाएगा कदम, तो पीछे रह जाएगा। अब मैं कैसे कह दूं कि आप ये लेके चलो, क्योंकि मैं तो इस दौर का हूं ही नहीं। मैं तो आज भी अपनी पुरानी चीजें फॉलो करता हूं, जहां से मैं चलता आ रहा हूं। पुरानी का मतलब ये नहीं कि मैं इस दौर में इसके साथ नहीं हूं। कैमरा रखा है ना, हम कैमरे के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरी सोच समझ वो है जो मैं 90s का हूँ। 90s के बाद फिर जो 2000 वाली, जब हम स्कूल में आए, कॉलेज में आए, चीजें देखी, जो हमारा एक्सपोजर है। तो पर्सनली एक बंदे के लिए, मतलब मैं कभी भी ये नहीं बोलना चाहता, क्योंकि यही खराब हो रही है चीजें। मैं लंबी करूंगा बात को। यही खराब हो रही है चीजें, जो हम हिंदू मुसलमान में भी एक बात कर रहे थे ना। हम क्या करते हैं, पूरे माशरे को बिठा के बोल देते हैं कि ये करो। ऐसा नहीं होना है ना। होना तो उसके हिसाब से है कि वो करना क्या चाह रहा है, उसकी चाहत क्या है। आप तो थोप रहे हो। समझ रहे हैं? अब मैं यही चीज अगर उन सब लोगों के लिए, आज के दौर के बच्चों के लिए बोल दूं, तो वो तो सबके लिए बोल दिए। उस सबके लिए मैं ऐसा बोल नहीं सकता, जबकि मेरी बात इतनी वैल्यूएबल नहीं होगी। लेकिन मैं फिर भी ऐसा बोलना नहीं चाहता कि उनके पास ये होना ही चाहिए। हर इंसान, हर बच्चा, कोई भी शख्स हो, वो जानता है उसे क्या चाहिए, और वो उस चीज को पैदा कर लेता है। हार्डवर्क करना है तो हार्डवर्क कुछ ऐसे होते हैं जो चांदी के चम्मच से पलते हैं। हाँ, बिल्कुल। अभी मैं कल ही देख रहा था, आपके पता नहीं कौन सी जगह है, हजरतगंज में थे हम कहीं पे, एग्जैक्ट मेरी जगह याद नहीं है। वो अंदर लंबी सी एक गली है, खड़ोंजा डला हुआ है वहाँ पे भाई। कल मैंने देखा वहाँ पे पेड़ पूरे दिख रहे हैं, रूट्स डली हुई हैं। वहाँ बहुत सारे कैफेज हैं, आपको नाम पता होगा जरूर। कोई गलियारा सा है, वो ऐसा लगता है पहाड़ों में आ गए। वहाँ कॉफी के बहुत सारे कैफे थे, और बहुत सारे मतलब कपड़े वपड़े का कुछ था शोरूम। तो मैं वहाँ ये देख रहा था कि एक फर्नीचर की शोरूम पे वहाँ एक बेड रखा था। वो बेड पुराने ज़माने का रखा था। तो मैं अपनी बीवी को बता रहा था, मैंने कहा जो आज के अमीरजादे हैं, जिनके बच्चे, उन्हें ये चीज़ें नहीं दिखी। क्यों? उन्हें क्या दिखा? उन्हें सोने का पलंग दिख रहा है। बिल्कुल। अब उनके लिए नया क्या है? उनके लिए वो नया है जो हमारी गुर्बत का सामान था, जिसे आज तुम विंटेज और रस्टिक कह के बेच रहे हो। ऐसे आपने देखे होंगे, आज वो चल रहा है ना, रेस्टोरेंट बना रहे हैं बिना प्लास्टर का। अबे यार, ये तो जो गरीब हुआ करता था उसने प्लास्टर नहीं करवाया। तो हुआ क्या कि गरीब को क्या चाहिए कि मुझे अमीर बनना है, मुझे वो चीज ले ली है, BMW चाहिए, तो उसे उसके सपने दिखाए जा रहे हैं। और जिसपे BMW है, मैं अपने खुद बता रहा हूँ, मैं किसी से मिल के आया, गुजरात में हमारे भाई हैं जैस्मिन पटेल। तो माशाल्लाह उन पे पैसे की कोई कमी नहीं है, रियल एस्टेट का काम है, बहुत बड़ा काम है उनका। तो मेरे को कह रहे हैं कि मलिक भाई, अब हमें लगता है कि हम गाँव में जाके रहें। तो इंसान की जो खोपड़ी है ना, वो जाता उधर है, सोचता उधर है। तो हम कुछ बोल दे, कोई फायदा नहीं है उसका। बेटर यही है कि वो अपने लिए क्या अच्छा सोच सकता है, वही सोचा जाए। जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको फॉलो करते हैं या जो आपको सुनते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैसेज क्या ही मैसेज दें, सारा मतलब जैसे मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मैं रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ, या आप लोगों के साथ, जैसे मेरे पे बोलने और देने के लिए सिर्फ यही है कि मैं जैसे अगर मैं कुछ अच्छा करता हूँ, आपको लगता है, क्योंकि आपने कहा ना इंस्पायर होते हैं, और आजकल ये मैंने अब समझा है कि हम सोशल मीडिया पे तो लोग हमसे इंस्पायर और इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो भैया मैं कहूँगा, मेरी बुरी आदत तो कोई मत लेना, अगर दिखेगी, वैसे मैं दिखाता नहीं हूँ।
तो अच्छी कोई चीज़ दिखती हो आप उसे बिल्कुल उठाएं, लेके चलें, दुनिया में बांटें। और मेरी अच्छे मैसेजेस यही हैं कि आप, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म ईमान यही है कि अगर राहुल भाई आप सामने बैठे ना तो आपकी इज्जत हो, बात खत्म। यहाँ से बात शुरू होती है। और ये बेस है, ये फाउंडेशन है, ये बुनियाद है। और बुनियाद अगर अच्छी नहीं बनी तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती। तो कहना सिर्फ यही है कि आपके बराबर में जो बैठे हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत ख़राब हो गया है कि गली में रह रहे हैं, गली का तो पता नहीं, पड़ोसी का पता नहीं है, लेकिन वहाँ कहीं बैठे हैं, अरे भाई उस देश में तो ये हो गया, उसने वो कर दिया, उसकी टेंशन ली जा रही है। समझ रहे हैं? तो यहाँ से शुरुआत कीजिए। वही कहते हैं कि सफाई हो जाएगी, आप अपना आंगन तो साफ कीजिए। जब हर इंसान अपना आंगन साफ करने लगेगा ना तो कोई स्वीपर नहीं होगा। जब स्वीपर नहीं होगा तो आपके समाज में ऊंच नीच नहीं होगी, क्योंकि आप ही ने स्वीपर को नीच बना दिया। तो वो चीज नहीं होगी। तो आप अपना साफ करिए, अपने घर का साफ करते हैं ना, लोग वो भी नहीं कर रहे, फिर उसको खड़ा करा गया, उसको खड़ा करा गया, तो ये हुआ। ये हमने बहुत खराब कर रखी है चीजें। तो मेन फाउंडेशन क्या है जो मैंने आपसे बात करी, मैं आपके सामने बैठा हूँ। अगर मेरे जाने के बाद आप मुझे गाली दे रहे हैं तो मैंने अच्छा नहीं किया, बात खत्म। यहाँ से सब पता लग जाएगा। तो यही मैसेज मेरा सबके लिए है कि आप अपने करीबी, सबसे करीबी जो हैं उनके साथ अखलाक अच्छा कीजिए, मोहब्बत के साथ पेश आइए, उनकी ज़रूरतों में खड़े होइए। लोग अल्लाह मेरी तौबा कहते हैं, मैं बहुत खुल के ये बातें मेरे अब मुझे बहुत निचोड़ती हैं कि हम ना दान, हम चैरिटी, हम ये हम वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके करते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन मेरा भाई परेशान है, मेरा उस पर ध्यान नहीं है ऐसा सच्चाई है, ऐसा है। समझ एक जाएगा, अरे वहाँ जाके मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उसकी ज़रूरत ही नहीं है उसे। तू जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो तू खड़ा ही नहीं है, वो आदमी तेरी आस लगा के बैठा होगा। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने करीबियों के साथ मोहब्बत से पेश आइए, उनकी ज़रूरतों में खड़े होइए जितना कर सकें। मैं नहीं कह रहा कि आप अपने हिस्से की सांसें उन्हें दे दे, बिल्कुल मत दीजिएगा। मैं अपने हिस्से की सांस किसी को नहीं दे सकता। मैं अपने बीवी बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने माँ बाप के लिए खड़ा हूँ। मैं किसी के लिए क्यों मरूँ, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ उसके लिए मैं कभी नहीं हटूँगा। मेरी ज़ात से अच्छा होना चाहिए, ये मेरा मैसेज है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही पॉइंट कहा आपने कि अगर आपको मदद ही करनी है, आपको कुछ अच्छा ही करना है, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद योर फैमिली और योर मतलब क्लोज वंस, उनसे शुरू करते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, मस्जिदों में चादर चढ़ा रहे हैं, मज़ारों पे चादर चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके असल परिवार में कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें शायद कम्बल चाहिए, जिन्हें शायद कपड़ा चाहिए, ये जिसे दवाई चाहिए, वो उन्हें नहीं दे रहे। तो ये तो मैं भी मेरे एक भाई हैं, मैं रोक के आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात बोली। 2 भाव हैं, एक करुणा का, एक दया का। आप दया के भाव से कर रहे हैं, करुणा के भाव से करेंगे तो कुछ और कर जाएंगे। समझिए, आपके कहीं पे किसी का इंतकाल हो गया, किसी की मौत हो गई, तो आप जाएंगे। आपसे भी पूछ रहा हूं मैं भी वही हूं। हम जाएंगे, जाके खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर, आप 10-20 रुपए भी खर्च कर देंगे, 10-20 हज़ार भी खर्च कर देंगे। किसी की औकात कुछ और होगी, हैसियत कुछ और होगी, लेकिन हम यही कर सकते हैं। ये हमारा दया का भाव है, बिल्कुल करुणा नहीं है। करुणा पता किसके लिए आएगी? हमारे माँ बाप के लिए। मेरा बच्चा पीछे रो रहा है, उसके लिए करुणा है। दया नहीं आ रही मुझे उस पर। मेरी मोहब्बत उससे अटैच्ड है कि मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, लेकिन वो बच्चा मेरा जो ध्यान है अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो करुणा के भाव में और दया के भाव में कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है। आप दया के भाव में करें, गिल्ट, अपना गिल्ट हटा रहे हो, कभी उसे दया के माध्यम से देख रहे हैं, अरे यार ये तो बहुत गरीब है। क्यों गरीब है? क्यों गरीब है? वो इंसान है, तू भी इंसान है, बात खत्म हो गई। ठीक है, तेरे पास पैसे आ गए, तूने मेहनत कर ली, वो नहीं कर पाया। हर किसी के पास सोर्सेज नहीं होते, हर किसी के पास रास्ते नहीं होते। आप किसी को भी किसी का आंकलन ना कीजिए। बिल्कुल। तो दया करने वाले आप कोई नहीं होते। आप करुणा रखिए किसी के भी साथ। तो ये करुणा और दया मुझे बहुत खूबसूरत वर्ड लगते हैं। अगर आप मेरे से पूछते कहीं कि आपके सबसे खूबसूरत वर्ड्स क्या हैं, तो मैं इन दोनों को बताता आपको। और इसे मैं लेटेस्ट अभी सीखा है। ये थोड़ा गहरे शब्द हैं, इनको समझने के लिए गहरी समझ चाहिए। तो मैं बिल्कुल कभी भी, मेरा कभी मन नहीं करता ये राहुल भाई कि मैं किसी पे जाके 20 रुपए खर्च करके उसे दिखा दूं। ये तो दया और घमंड हो गया ना, मेरा अहंकार नहीं। मैं चुपचाप का मतलब कि मोहब्बत के साथ, अरे यार तू मेरे साथ बैठ, मैं 2 बात तो कर उससे, उसके दर्द को जान। तो
अब वो कहते हैं ना, दर्द की इंटेंसिटी तो आपको पता नहीं। अब आप 20 रुपए दे के ये सोच रहे हो कि ये हो जाएगा, वो नहीं होता। वो तो आप एहसान, वो अपने कुछ मतलब कुछ गलत कर रहे हो मेरे नज़र में। अहंकार है वो, और कुछ नहीं है। दया जहाँ है वहाँ अहंकार है। तो इसी के साथ हम सेशन के एंडिंग की तरफ चलेंगे, लेकिन चलते चलते मैं चाहूंगा कि एक गाना आप अगर हमारे लिए भी गा दें तो खुशकिस्मती होगी। बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप आप? जो आप मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, मैं तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। सोचता हूँ कि मेरी आँखों ने क्यों सजाए थे प्यार के सपने। सोचता हूँ कि मेरी आँखों ने क्यों सजाए थे प्यार के सपने। तुझसे मांगी थी एक खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, तूने गम भी नहीं दिए अपने। जिंदगी बोझ बन गई अब तो जीता हूँ वरना मरता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। बहुत क्या बात है यार, बहुत शुक्रिया। ये आपने कुछ तो मेरे तार सब मेरा हो गया। तार तो छेड़ दिए कुछ, मेरे भी तार छिड़ गए, है ना। देखिए मेरा मानना है कि गाएं, कोई भी फन जब आप हुनर अपना किसी को दिखाएं या मौका मिले तो वो यहीं से होना यहीं चाहिए। से होना चाहिए। और मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, शायद आप इतना एंजॉय नहीं कर रहे थे, मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। अभी जब गा रहा था मेरा मन था कि मैं फूट के रो पड़ूं। मैं तो किसी को इमेजिन कर रहा था, और अच्छा वहां तो नहीं गए हम। मैं वहीं गया हूँ, किसी को इमेजिन हम तो कर भी रहा था। बच्चे वाले हो गए ना। नहीं मैं किसी को इमेजिन कर रहा था, और बिल्कुल कर रहे होंगे। बात नहीं होती है आजकल। करवाएं, हमारी पहुंच है। शायद अब होगी नहीं। लेकिन हाँ, जो नहीं, आपने वो कहा ना, गाना गाया जा मैं सकता तुझे है। कल भी प्यार करता था। जिंदा रहने के लिए तेरी, एक बार बुला ही लेते हैं ना। ये कह रहे हैं कि भाई अब बात हो नहीं सकती, लेकिन हम कोशिश कर लेते हैं कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। एक मुलाकात जरूरी है, तो आप ये ना कहिए कि बात नहीं होगी, आखिरी मुलाकात के बाद। अच्छा, जिंदगी में एक रैंडम सा सवाल है। जिंदगी में कोई अगर कोई आपका बहुत करीबी है और जी। उससे कभी कोई गलती हो जाए जो शायद उसने जानबूझ के ना की हो, और अगर वो आपसे उसके लिए माफी मांगे, एक बार नहीं शायद 10 बार, तो क्या आप उसे, क्या इंसान को माफ करना चाहिए? बिल्कुल माफ करना चाहिए। कितनी बार? 10 बार? 10 बार, 100 बार। और वो इंसान कह रहा है कि आप अगर कहोगे देखो तो 100 बार डिपेंड भी करता है इंसान पे। हम कहते हैं कि एक तो इंसान वो भी होता है, और हमने अपनी लाइफ में ये किया है कि जिसकी एक ही गलती थी, हम तो कोई माफ ना माफ उसको नहीं मिला रहा हूँ, लेकिन आपका ये वर्ड यूज़ किया आपने, लेकिन मैं इसे दूसरे हिसाब से बताता हूँ। एक इंसान वो होता है जिसने पहली बार कुछ आपके हिसाब से गलती करी, किनारा कर लीजिए, माफ़ी तलाफ़ी कोई मतलब ही नहीं है, किनारा कर लीजिए, आप बड़े सुकून में रहेंगे। दूसरा, एक इंसान वो होता है कि जिससे हो गई, वहाँ आपको माफ़ करना पड़ेगा। और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि जिनसे होती रहती है, लेकिन आपको निभाव करना पड़ेगा, वहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है। वो हमारी बीवी है,
हम ये कह सकते हैं, मतलब ये ऐसी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये है ऐसी, हाँ, लेकिन 10 12 15 गलती करेगी क्योंकि हमने दस्तखत किए हैं, हमें इसके साथ जिंदगी निभानी है, हमें ये सबसे बुनियादी चीज ये थी हमारी, हमें वो याद है। तो गलतियां होती हैं, हम इसे समझाएंगे, समझेगी भी, समझ रहे हैं। तो एक रिश्ता ऐसा होता है, तो वो डिपेंड करता है सामने आदमी क्या है, कौन है। चलिए, तो ये तो ना महफिल में होंगी ना मेले में होंगी, आपस की बात है, अकेले में होंगी यार। वो मैं बाद में बताऊंगा। कल कैसा लगा आपको हमारे शो में आकर के, कुछ मुझे एक्सपीरियंस? वैसे तो मुझे हमेशा आपसे अच्छे की ही उम्मीद थी, और जैसा मैं राहुल भाई को माशाल्लाह अभी भी देख रहा हूँ अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कंसिस्टेंसी है, आपके काम में कंसिस्टेंसी है और आप उस कंसिस्टेंसी को निभा रहे हैं, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि उसे आप आगे भी निभाएंगे। तो हमने आपके बदलाव हमने देखे और आपने हमारे देखे हैं, तो मुझे पता है कि आपको इस बात को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ लोग सुन रहे हैं जिन्हें नहीं पता है, तो बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि मुझे बेहद खुशी हुई, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे साथ के लोग, ये जिनके साथ हमने काम किया है, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, जब आपका भी स्टार्टिंग था, आप भी स्ट्रगल कर रहे थे, हम साथ बढ़े, जबकि मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया इस फील्ड में, ये भी मैं सबको बता दूं, क्योंकि जहां मुझे कंसिस्टेंसी रखनी थी वो मेरी फील्ड कुछ और है, वो हमारा प्राइमरी बिजनेस है इंजीनियरिंग लाइन का, तो मैंने वहाँ रखी है, वहाँ मैं बढ़ रहा हूँ। वो इस तरह नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे दिखाने वाली चीज़ हो, तो गाने पे मैंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी। हाँ, लेकिन ये है कि मैं जब आता हूँ, जब गाता हूँ, वो मेरा जो मालिक है वो चला देता है, और आपको देख के बड़ी खुशी होती है, लगता है कि जैसे जो हमारे सपने हैं और थे, आप उनके साथ आप जी रहे हैं, बड़ी खुशी होती है देख के। एक आर्टिस्ट का जज्बा बना रहता है, आर्टिस्ट को हौसला मिलता है आप जैसे लोगों को देखकर, और कि आप करीब भी हैं हमारे, वरना ऐसा भी होता है लोग दूर हो जाते हैं थोड़ी सी तरक्की हासिल करके। तो मुझे बेहद खुशी हुई आपकी तरक्की देखकर। आप माशाल्लाह से वही चीज़ है यार, देखो इंसान ये वो जितनी बातें मैंने बोल रही ना, वो सारी जोड़ के इन पे मिला लो, अच्छी अच्छी बातें, वो सारी अच्छी बातें माशाल्लाह आपके अंदर हैं, और मुझे हमेशा आपसे मिलके, लखनऊ में आके, लखनऊ वालों से मिलके बहुत 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 ज़्यादा खुशी होती है। मतलब ऐसा लगता है मैं घर से आया, इधर आके मैंने माइक पकड़ा, गाना गाने लग गया। रात हमने रिवाज पैलेस पे महफिल लगा रखी थी, अब एकदम से हो गया, जबकि ये अपने आप में एक काम होता है, जी, जी, जी। लेकिन जब सुनने वाले ही हमारे हैं, तो वहाँ एक डब्बा रखा है, एक एम्पलीफायर, एक मिक्सर, एक माइक, और वहाँ गा रहे हैं। आदिल भाई थे हमारे, जानते हैं आप आदिल भाई को? आदिल भाई बैठे थे, कुछ शायर तो यहाँ भाई साहब मैं कह रहा हूँ हर दूसरा बच्चा शायर पैदा हो जाता है लखनऊ में, शायरों की सरजमी है ये। हाँ, तो वहाँ ऐसे बैठे थे, और शायरी ऐसे ऐसे लड़के ऐसी ऐसी शायरी बोल जाएंगे भैया, मतलब हम खो जाते रह जाते हैं। कई रात तो हमने बोला, मैंने कहा यार लखनऊ में ना एक सबसे अच्छी खासियत की चीज़ ये लगे, धोखा भी देता है हमें। धोखा लखनऊ यहाँ देता है कि देखने से लगेगा ऐसे ही कुछ होगा, छोटा सा बच्चा, और जब वो पढ़ना शुरू करता है ऐसे ऐसे शेर पढ़ता है, हमारे ऊपर को जाते हैं। लेकिन मैंने कहा यार, रात था एक खालिद, वो काबिल है इस चीज़ के कि मैं उसका नाम लूँ और मैं उसकी तारीफ़ करूँ। मैंने उसके मुंह पे भी करी थी, मैंने सामने भी करी थी, और मैं अब भी बताना चाहता हूँ, खालिद एक लड़का है, शायद आप जानते हो, रात उसने आके, जबकि उसका काम कुछ और है, लेकिन वो ऐसा पढ़ रहा था जैसे इसका मेन काम ये है, ये डेली मुशायरे करता हो। तो हमारा वो मन है कि हम भी कभी पढ़ते, लेकिन हम उस फील्ड के नहीं रह पाए, हम सिंगिंग भी उतनी नहीं कर पाए अपने हिसाब से। बहुत खुशी हुई खैर आपको देख के, और आपके शो में आके आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक भाई आपका भी आने के लिए।